Hello student, this is Samana Thakur from Vidyashram Public School. Now I am going to start chapter number 6, part 3rd of class 7, science. On page number 87 there is a topic, a protective shield of ozone, यानी कि जो ओजोन होती है, ओजोन जो है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है हमारे लिए. सो ओजोन इज अ गैस. जो ओजोन होती है वो एक तरीके की गैस होती है. देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन गैस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का जो हाई अप का जो लेयर होता है दैट इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज वेरी यूजफुल, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है अपर एटमॉस्फेयर के लिए. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम सन, यानी कि सन से जो यूवी रेज हम तक आती हैं, तो उन रेज से हमें प्रोटेक्ट करने का काम जो करते हैं वो होती है ओजोन लेयर. दिस हैपन एज फॉलो. Ozone absorb ultraviolet radiation coming from the sun and break down to form oxygen, यानी ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है और खुद को ब्रेक डाउन कर लेता है ऑक्सीजन गैस के अंदर. इन दिस वे ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और इस तरीके से सन से जो यूवी रेज आ रही हैं वो ओजोन लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, और जिस तरह से जो यूवी रेज हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज अ केमिकल चेंज. सो इस तरीके से ओजोन लेयर का ओजोन गैस का ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होना दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, यानी O3 जो है वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है. इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर अगर यूवी रेज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, दे वुड रीच द अर्थ सरफेस, तो जो यूवी रेज है वो अर्थ की सरफेस पर आएंगी. कोज हार्म टू अस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है इन अदर लिविंग थिंग्स, और किसी भी अदर लिविंग थिंग्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो या कोई एनिमल हो. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कोज स्किन कैंसर, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है. डैमेज अवर आईज, हमारी आईज डैमेज हो सकती हैं. एंड प्लांट्स, जितनी भी क्रॉपिंग वगैरह होती है वो सब डैमेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ यूवी रेज. ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन. इट मीन्स आपने देखा होगा कई बार बारिश के अंदर अपन जब कूलर वगैरह होते हैं तो बारिश जैसे ही आने वाली होती है गर्मियों के बाद में, तो अपन उसको पैक करके रख देते हैं, या जो भी आयरन की चीज़ें अगर कहीं छत वगैरह पे रखी होती है तो थोड़े टाइम बाद में हम देखते हैं कि उस आयरन की जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है. दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन है उस पर क्या हो गया है, रस्ट हो गया है, मतलब जंग लग गई है. तो हम आगे इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं. When an iron object is left in damp air, यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट कोई भी लोहे की चीज़ अगर उसे हम डैम्प एयर में, यानी कि वाटर, जहाँ पर वाटर एंड एयर दोनों प्रेजेंट है वहाँ पर अगर उसको रख दिया जाए फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स कवर्ड विथ अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कोल्ड रस्ट. तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का, यानी ब्राउन कलर का एक फ्लेकी, मतलब एक बुरादे टाइप का एक लेयर बन जाता है. दैट लेयर इज कोल्ड रस्ट. दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस तरीके से आयरन के ऊपर उस रस्ट का बना दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता कैसे है कि जो आयरन मेटल होता है वो आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. मतलब जैसे कि हमें पता है कि बारिश के बाद में नमी हो जाती है, एक मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है. मॉइस्चर का मतलब वाटर और एयर दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स रहते हैं. तो वाटर है एयर के मिलने से फिर उस पर रिएक्ट करते हैं, यानी वाटर और एयर एक दूसरे के साथ में मिलकर के रिएक्ट करते हैं आयरन के मेटल के साथ में, एंड देन फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ आयरन ऑक्साइड, और इस तरीके से बन जाता है आयरन ऑक्साइड. यानी कि आयरन Fe रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में होता है वाटर यानी H2O, और फिर जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलेगा वो होगा आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3. दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, और यही आयरन ऑक्साइड होती है रस्ट. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन. यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन दी हुई है. आयरन यानी कि कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन है वाटर के साथ में. ऑक्सीजन एंड वाटर यानी कि
O2 एंड H2O। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है वाटर के अंदर। तो जो न्यू सब्सटेंस हमें फॉर्म होकर मिल रहा है वो होता है आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। रस्ट इज आयरन ऑक्साइड, और जो रस्ट होती है वही क्या होता है Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड होता है। रस्ट एंड आयरन आर नॉट द सेम सब्सटेंस, और ये दोनों सेम सब्सटेंस नहीं होते। यानी कि अगर हम ये कहें कि आयरन जो है अगर उस पर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया है तो हम उसको आयरन नहीं कह सकते, बिकॉज वो जो रस्ट है जो आयरन है दोनों अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो एक तरीके का केमिकल चेंज होता है। यही रीजन है कि अगर एक बार उस आयरन के ऊपर रस्टिंग हो गई तो अगेन वो न्यू आयरन के फॉर्म में हमें शो नहीं हो पाएगा। Almost every iron object kept in the open gets rusted slowly. We can usually see the rusted iron gates of park and iron benches kept in the garden which always remain in the open. यानी कि अगर गार्डन वगैरह में हम देखें वहाँ पर बेंचेस वगैरह लगी होती हैं तो उन पर मैक्सिमम आयरन के ऊपर हमें रस्ट दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज जो बेंचेस वगैरह होती हैं वो हमेशा ओपन में रखी हुई होती है। The agriculture tools such as spades, shovels also get rusted when exposed to the atmosphere of the considerable time in the kitchen। अगर किचन की बात करें आयरन पैन यानी कि जो तवा होता है, तवे पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि आयरन के ऊपर आयरन का बना होता है तवा, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि रस्ट हमेशा लगा ही होता है। अगर थोड़े टाइम बाद में तवा जैसे हमने यूज़ कर लिया और थोड़े टाइम बाद में देखेंगे तो उस पर रस्ट हमें मिलेगा। ऑफन गेट रस्टेड इफ केप्ट इन वेट स्टेट for some time. We can also usually see the formation of some rust on the iron grills, iron railings, iron pipes, iron nails, old car, bicycle and steel bridges etc। यानी कि हम बेसिक हैबिटेट में जो हमारी चीज़ें हम नॉर्मल देख सकते हैं डेली यूज़ में, तो वहाँ पर हमें नॉर्मली आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर रस्ट मिल जाएगी। कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग होता है तो रीजन क्या होता है उसके बिहाफ पर, तो ऑक्सीजन और वाटर जो है मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रस्ट होगी तो जस्ट बिकॉज उसके ऊपर वाटर एंड एयर ने रिएक्ट किया है। टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू टेक प्लेस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर। आयरन रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन डैम्प एयर, यानी आयरन रस्ट को अगर डैम्प एयर में रखा जाए, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर या वाटर में डाल दिया जाए, डैम्प एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर। द डैम्प एयर अलोन प्रोवाइड बोथ द थिंग्स ऑक्सीजन एंड वाटर। यानी डैम्प एयर जो होता है, डैम्प एयर इट मीन्स मॉइस्चर वाला जो एयर होता है उसके अंदर एयर एंड यानी ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही प्रेजेंट होता है, रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि रस्टिंग की वजह से आयरन के जो ऑब्जेक्ट हैं वो डैमेज हो ही जाते हैं। मतलब अगर थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अगर रस्टिंग फॉर्म में हम उस आयरन को रहने दें तो उस बिहाफ पर वो रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बनती जाएगी और इस बिहाफ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टोटली डैमेज हो जाएगा। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस, ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट पर अगर रस्ट हो गया है तो वो थोड़ी टाइम बाद में वो बिखरना स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट आयरन ब्लो स्टार्ट रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच slowly eats up the iron object and makes them यूजलेस। यानी रस्टिंग अगर किसी आयरन पर हो गया है तो वो धीरे वो आयरन ऑब्जेक्ट बिल्कुल डैमेज होता जाएगा और एक टाइम पर वो यूजलेस हो जाएगा। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। सो फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अगर हम चाहें तो उन जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट हैं उनको कलर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है हमारे घरों में जो भी कूलर होता है या फिर कूलर के स्टैंड होते हैं तो हम उन्हें पेंट करके रखते हैं। हमारे घर पे जो मेन डोर होता है वो भी आयरन का बना होता है, उसे भी हम हमेशा पेंट करके रखते हैं जस्ट बिकॉज उसमें रस्टिंग ना हो जाए। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। जैसे कि मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, बड़ी फैक्ट्रीज में जो मशीन होती है उनमें हम ग्रीस और ऑयल का यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज उन मशीन्स में रस्टिंग ना हो
Rusting of iron can be prevented by galvanization. This is an important point of rusting of iron prevention. The process of depositing of a thin layer of zinc metal or iron object on iron object is called galvanization. यानी किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम जिंक की लेयर का एक थिन लेयर लगा दें, यानी कि पेंट कर दे जिंक का, तो वो गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा. गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक मेटल. अगर हम चाहें तो जिंक मेटल के अंदर, मोल्टन जिंक मेटल के अंदर उस आयरन ऑब्जेक्ट को डिप भी कर सकते हैं. अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल फॉर्म्ड ऑन अ सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग. और इस तरह से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट हो जाएगा. आयरन इज कोटेड विथ क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग. अगर हम चाहें तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम की लेयर भी चढ़ा सकते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ कार्बन, क्रोमियम, निकल, देन स्टेनलेस स्टीलर्स ऑब्टेन. यानी आयरन को अगर हम कार्बन में, क्रोमियम में या फिर निकल में ऐड कर दें, यानी मिक्स कर दें उनके साथ में, तो इस तरीके का जो स्टील बनेगा, यानी इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो होगा स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन. और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एलॉय होता है किसका? आयरन का. स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल. और फिर उस पर कभी भी रस्ट नहीं होती है. होता ही आयरन की तरह, बट एक स्टेनलेस स्टील होता है, यानी इस तरह का ऑब्जेक्ट जिसमें कभी भी रस्ट नहीं हो पाएगी. कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ्स, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, डू नॉट रस्ट एट ऑल. केस ऑफ शिप्स, अगर हम शिप्स की बात करें तो शिप्स भी जो है वो आयरन के बनाए जाते हैं. बट पार्ट्स ऑफ शिप्स ऑलवेज रिमेन अंडर सी वाटर. और ये हमेशा वाटर के अंदर रहता है, तो इस तरीके से इनमें तो रस्ट हो जानी चाहिए बहुत जल्दी. बट इवन ऑन द पार्ट ऑफ शिप्स विच रिमेन अबव sea water drops keep cleansing to their outer surface. Make over sea water contain many salt. The presence of salt in the sea water makes the process of rust formation on sea faster. यानी कि ओशन के या सी के अंदर हम देखें तो वहाँ पे सॉल्ट भी होता है, और सॉल्ट की वजह से रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है. सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड रेगुलरली, और यही मतलब हम इसको जो है वो रेगुलर पेंट ना करके, शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग. शिप्स पर बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती रहती है. द डैमेज कोज्ड बाय रस्टिंग इज सो मच दैट द फ्रैक्शंस ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी. और यही रीज़न है कि जो शिप्स होता है उनको हर साल रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है. दिस कोज अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है मनी का, बिकॉज उसको बार बार तो पेंट किया नहीं जा सकता है. और वो जो टाइम होता है डैमेज होने का वो बहुत जल्दी होता है, जस्ट बिकॉज सी के अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है. सो इसको हर साल रिप्लेस करना पड़ता है. और रिप्लेस करने की वजह से जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो मनी क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, अगर हम आयरन पिलर की बात करें, दिल्ली के आयरन पिलर की, सो there is an iron pillar near the Qutub Minar in Delhi, which is more than 7 meter high and weight more than 6,000 kilogram. It was built more than 1600 years ago. Even after such a long period, the iron pillar has not rusted at all. यानी कि ये इतना पुराना है फिर भी इस पर रस्टिंग नहीं हुई है. This show that Indian scientists has made the great advanced in the metal making technology as big as 1600 years, which enabled them to make this iron pillar having a quality of great rusted resistance. It means हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट थे उनके अंदर इतना माइंड था कि उनके अंदर इतना टैलेंट था कि उन्होंने 1600 ईयर पहले एक ऐसा मेटल बनाया जिसमें रस्टिंग नहीं हुई है अभी तक. Crystallization, I think this is the last topic of your chapter. Crystallization, sea water contains salt dissolved in it. यानी sea water जो होता है वो उसके अंदर salt होता है, ये सभी को पता है. We have learned in class 6th that salt can be separated from sea water by the process of evaporation. ये जानते हैं अपन कि evaporation के थ्रू, evaporation process के थ्रू हम salt को sea water से अलग कर सकते हैं. Process of evaporation is not a good technique of separation because
बट जो टेक्निक है एवापोरेशन वो एक गुड टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट बिकॉज सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो एवोपोरेशन के थ्रू बाहर नहीं निकाली जा सकती। सो द सॉल्ट इज ऑब्टेन एज एवोपोरेशन इज नॉट प्योर। सो एवोपोरेशन के थ्रू जो सॉल्ट हमें मिला है वो प्योर नहीं होता है। द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन आर स्मॉल, और जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड द शेप ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और क्रिस्टल की शेप क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। सो एवोपोरेशन जो प्रोसेस है वो एक गुड प्रोसेस नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो एक तरीके का फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन इट मीन्स large crystal of pure substance can be obtained from their solution by the process of crystallization. So solid substance are usually purified at the process of crystallization, यानी कि लार्ज टाइप के लार्ज शेप के क्रिस्टल्स जिस प्रोसेस के थ्रू हमें मिल सकते हैं